सो हेलो गाइस, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, कल के वीडियो में हमने न्यूट्रिशन में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली थी। आज हमें उसके आगे की कुछ बातें जाननी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड और न्यूट्रिएंट्स। ओके, उसमें मैंने आपको 7 चीज़ें बताई थी जिसको हम एक एक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं। जो पहला है वो है कार्बोहाइड्रेट। आज हम कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट हमें स्टार्ट करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन विच द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। ध्यान से समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। क्या क्या? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें इन विच द रेशियो बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब ये कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच का रेशियो जो है हमेशा 2:1 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट वी गेट हीट एंड एनर्जी, मतलब ये कि कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन से हमें हीट और एनर्जी मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अप्रॉक्स 60 to 80% ऑफ आवर टोटल एनर्जी वी गेट बाय कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये कि हमें हमारी ऊर्जा का लगभग 60 से 80% कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बाय 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वी गेट 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी, लगभग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। यहाँ पे समझने वाली बात ध्यान से देखिएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ। बाय 1 ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ कैलोरी लिखा है, लेकिन नीचे ब्रैकेट में आप देखिएगा जस्ट 1 कैपिटल सी कैलोरी इज इक्वल टू 1000 स्मॉल सी कैलोरी इज इक्वल टू 1 kcal। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर कहीं पे आपको कैलोरी लिखा हुआ दिखता है तो आप सबसे पहले उसमें ये देखिए कि उसका सी जो है वो कैपिटल है या स्मॉल है। ओके, अगर वो कैपिटल सी कैलोरी है, मतलब कि अगर उसका सी कैपिटल है तो वो कैलोरी नहीं किलो कैलोरी है, और अगर उसका सी स्मॉल है तो वो कैलोरी ही है। ओके, तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1 कैपिटल सी कैलोरी इज इक्वल टू 1000 स्मॉल सी कैलोरी। मतलब अगर कहीं पे 1 कैपिटल सी कैलोरी है तो वो 1000 स्मॉल सी कैलोरी के बराबर है, और उसको एक और नाम से जाना जाता है 1 kcal, मतलब 1 किलो कैलोरी। आप में से अगर कोई जिम जाता होगा, वहाँ पे अगर कोई ट्रेडमिल पे रनिंग करता होगा तो उस पर भी लिखा हुआ होता है कैलोरी बर्न, मतलब कि कैलोरी बर्न नहीं लिखा हुआ होता, उस पर पता चलता है कि आपने कितने कैलोरी बर्न किए हैं, तो वहाँ पे kcal ही लिखा हुआ होता है शॉर्ट में। ओके, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वो किलो कैलोरी ही लिखा हुआ होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? अप्रॉक्स 1% ऑफ आवर टोटल बॉडी वेट इज फॉर्म बाय कार्बोहाइड्रेट, मतलब ये कि हमारी बॉडी वेट का लगभग 1% हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्रॉक्स 80% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट, जिसको कहते हैं वुडन वेट, इज फॉर्म बाय कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि लगभग 80% वेट जो है वुडन वेट का वो कार्बोहाइड्रेट का ही बना हुआ होता है। नेक्स्ट, अ नॉर्मल एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग, यहाँ पे एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मानव का हाइट और वेट का रेशियो दिया हुआ है, मतलब कि उसकी हाइट और उसका वेट कितना होना चाहिए, किसका? एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मानव का। ओके, तो हाइट जो है 5 फुट 6 इंच से ले करके 5 फुट 8 इंच के बीच में होना चाहिए, और वेट जो है 60 से 65 किलो के बीच में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या है? अ नॉर्मल एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्स 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे। यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि एक सामान्य स्वस्थ वयस्क मानव को प्रतिदिन लगभग 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक, यहाँ पे तो हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट में आते हैं कुछ ग्लूकोज, ठीक है, और ब्लड शुगर, ये सब आते हैं, जिसमें हम डायबिटीज़ भी देखेंगे, लेकिन इन सब को हम देखेंगे लास्ट में। पहले हम फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देख लेते हैं, उसके बाद हम डायबिटीज़ देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखिएगा, लेकिन फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर मैंने कुछ लिखा हुआ है, तो वो डायबिटीज़ से ही रिलेटेड है, जिसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे। ओके, पहले हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट हमें मेनली 3 फॉर्म में मिलता है। किस किस फॉर्म में? तो पहला है सेल्यूलोज, दूसरा है शुगर, तीसरा है स्टार्च। अब एक एक करके तीनों को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सेल्यूलोज, इट इज़ द हाईएस्ट ऑकरिंग फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। मतलब ये कि हमें प्रकृति में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है वो सेल्यूलोज के ही फॉर्म में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज फॉर्म बाय सेल्यूलोज। सबसे पहले आप प्लांट सेल देखिए क्या है, ये देखिएगा, ये पूरा हिस्सा जो है ये है प्लांट सेल। इसको पूरे को कहते हैं क्या? प्लांट सेल। ओके, ये पूरा हिस्सा जो है ये है प्लांट सेल। ओके, अब ये देखिएगा, ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा ये है सेल वॉल। ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो है ये है सेल वॉल। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी है नहीं। ओके, देखिए, ये जो मैंने ब्लैक किया है ये है सेल वॉल, और यही सेल वॉल जो है ये सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ओके, तो आपने प्लांट सेल देखा, जिसमें मैंने आपको बताया कि सेल वॉल जो है सेल्यूलोज का ही बना हुआ होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान से समझिएगा, और वो पॉइंट है वी आर अनेबल टू डाइजेस्ट बट आवर डोमेस्टिक एनिमल कैन। क्या, किसकी बात हो रही है? सेल्यूलोज की। हम इंसान सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारे जो पालतू जानवर होते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज द रिस्पॉन्सिबल डाइजेसिव ऑर्गन फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज दैट इज अपेंडिक्स इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन बॉडी। क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज द रिस्पॉन्सिबल डाइजेसिव ऑर्गन फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, मतलब कि सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल डाइजेसिव ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में, वो अपेंडिक्स है। उस पार्ट का नाम अपेंडिक्स है, जो ह्यूमन बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है वो नीचे देखिएगा नोट्स में क्या लिखा हुआ है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इंसान क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाता है। तो इसलिए डाइजेस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि जो इंसानों में सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए मेन ऑर्गन है वो अपेंडिक्स है, और अपेंडिक्स ह्यूमन बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब आइए देखते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता क्या है।
all those organ of human body which are functioned in our ancestors but currently they do not function in our body। मतलब ये कि वो सभी अंग जो हमारे एंसेस्टर्स में फंक्शन में थे, काम करते थे हमारे एंसेस्टर्स में, मतलब हमारे पूर्वजों में, लेकिन प्रेजेंट में, करंट टाइम में इंसान के बॉडी में फंक्शन नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं, होते तो हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। और कुछ ऑर्गन ऐसे भी हैं जिसका यूज़ ना किया जाए तो वो समय के साथ साथ गायब भी हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लीजिए पूंछ। अब हमारे एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज कहते किसको हैं? बंदरों को कहते हैं, ठीक है। तो बंदरों के तो पूंछ होते हैं, लेकिन बंदरों से ही इवोल्यूशन हुआ है तो हम इंसान बने हैं, ठीक है। तो पूंछ गायब कैसे हुआ, इसके पीछे का साइंस देखिएगा। तो बंदर अपने पूंछ का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? बैलेंस बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। मान लो अगर कोई बंदर पतली जगह पे चल रहा है, किसी रस्सी पे पतली दीवार पे चल रहा है, तो अपनी पूंछ को उठा करके बैलेंस बनाता है, ओके। तो जब इवोल्यूशन हुआ, जब बंदर दो पैरों पे चलना शुरू किए, तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने पूंछ से बैलेंस ना करके अपने हाथों से बैलेंस किया। जैसे कि अगर आप लोग कहीं सर्कस वर्कस में देखे होंगे, अगर कोई बंदा या लड़की या लड़का कोई भी होता है, अगर वो रस्सी पे चलता है तो अपने दोनों हाथों को फैला करके, आप ही लोगों ने कभी ट्राई किया होगा, अगर आप किसी पतली जगहों पे चलते हो तो आप अपने दोनों हाथों को फैला लेते हो बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ओके। तो इसीलिए जब बंदरों ने दो पैरों पे चलना शुरू किया तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू किया, अपने हाथों को फैला लिया। अब वो अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने अपने पूंछ का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो पूंछ का इस्तेमाल हुआ नहीं तो धीरे धीरे उनके बॉडी से पूंछ गायब हो गया, ओके। तो इसीलिए आज के ह्यूमन में पूंछ नहीं होती है। तो वैसे ही जो है हमारे एंसेस्टर्स में, हमारे पूर्वजों में अपेंडिक्स जो सेल्यूलोज के लिए मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो फंक्शनड थे, काम करते थे, लेकिन करंट में वो फंक्शन नहीं है, मतलब काम नहीं करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इंसानों ने सेल्यूलोज को पचाया नहीं, और पचाया नहीं इसीलिए अपेंडिक्स ने काम करना बंद कर दिया, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल? सेल्यूलोज का। पेपर अप्रॉक्स 25 to 50%, मतलब पेपर जो है लगभग 25 से 50% सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। कॉटन मतलब रुई, रुई लगभग 90% सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। अब 100% पे आते हैं कि 100% सेल्यूलोज किस में होता है, तो वो है एक आर्टिफिशियल फाइबर होता है जिसको रेयॉन कहते हैं, वो पूरा का पूरा सेलुलोज से ही बना हुआ होता है, ओके। आगे चलते हैं, हमने सेलुलोज देख लिया, अब आते हैं शुगर पे। तो शुगर क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ शुगर वी गेट बाय प्लांट, सभी प्रकार के शुगर हमें प्लांट से ही मिलते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज भी एक शुगर है, बट वो हमें प्लांट से नहीं मिलता। तो शुगर में क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ शुगर वी गेट बाय प्लांट एक्सेप्ट लैक्टोज, ओके। तो लैक्टोज कहाँ मिलता है? लैक्टोज मिलता है दूध में, ठीक। लैक्टोज जो है दूध में मिलता है। अब यहाँ पे एक फैक्ट की बात है, सबसे ज़्यादा लैक्टोज कहाँ पाया जाता है, मतलब किसके दूध में पाया जाता है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा लैक्टोज जो है वो इंसान के दूध में पाया जाता है। पॉइंट वाइज देखिएगा, मैंने लिखा है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैक्टोज फाउंड इन ह्यूमन बींग्स, ओके। और नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है द सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैक्टोज फाउंड इन काउ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि सबसे ज़्यादा लैक्टोज का परसेंटेज जो है वो ह्यूमन बींग के मिल्क में होता है, और सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैक्टोज मतलब कि दूसरा सबसे ज़्यादा लैक्टोज का मात्रा, लैक्टोज की परसेंटेज जो है काउ मिल्क में होता है। लैक्टोज इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर, लैक्टोज को दूध में पाया जाता है इसलिए इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं। इसके बाद आता है सुक्रोज।
सुक्रोज कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सुक्रोज को जो है शुगर केन में और बीट रूट में, ठीक है, मतलब गन्ने में और चुकंदर में पाया जाता है सुक्रोज को। और देखिएगा इसके आगे क्या है, द परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन इंडियन शुगर केन इज अप्रॉक्स 10 to 12%। मतलब कि भारत के शुगर केन में जो है वो उसमें सुक्रोज की मात्रा 10 से 12% होती है। ओके, नेक्स्ट परसेंट क्या है? नेक्स्ट परसेंटेज जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सुक्रोज जो है किस देश के शुगर केन में पाया जाता है? तो वो है ब्राज़ील के शुगर केन में। तो देखिएगा, द परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन ब्राज़ीलियन शुगर केन इज अप्रॉक्स 15%। मतलब कि ब्राज़ील के शुगर केन में सुक्रोज की मात्रा 15% होती है। ओके, अब आते हैं ग्लूकोज पे। ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? तो ग्लूकोज जो है ब्लड शुगर और ग्रेप्स में पाया जाता है, मतलब कि खून में और अंगूर में। ठीक, अब यहाँ पे एक लॉजिक सेट करिएगा, क्या ग्लूकोज कहाँ पाया जाता है? जी फॉर ग्लूकोज, जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स में पाया जाता है। ग्रेप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अंगूर। अंगूर से एक नाम मिला लीजिएगा, खून। ठीक, तो जी फॉर ग्लूकोज, जी फॉर ग्रेप्स, ग्लूकोज ग्रेप्स में पाया जाता है, ग्रेप्स को हिंदी में अंगूर कहते हैं, अंगूर से मिलता हुआ नाम खून है, खून में भी ग्लूकोज पाया जाता है। इसको आप लॉजिक पे सेट करिएगा। ठीक है, ये मैंने अपने याद करने के लिए बनाया है, अगर आपको ये सूटेबल लगता है तो आप लोग इस तरीके से याद करिएगा, और अगर नहीं इस तरीके से याद करने का मन है तो फिर ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ग्लूकोज को जो है वो ब्लड शुगर और ग्रेप्स में पाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? तो फ्रक्टोज जो है वो फ्रूट्स में पाया जाता है और स्वीटेस्ट एमंग ऑल नेचुरली ऑकर्ड शुगर। और ये जितने भी नेचुरली शुगर्स ऑकर्ड होते हैं, पाए जाते हैं, बनते हैं, ठीक है, वो उनमें सबसे मीठा होता है। कौन सा? फ्रक्टोज। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, फ्रूट्स। फ्रूट्स में फ्रक्टोज पाया जाता है एक्सेप्ट ग्रेप्स। ओके, क्योंकि ग्रेप्स भी जो है वो फ्रूट ही है। ओके, लेकिन ग्रेप्स में फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है, ग्रेप्स में ग्लूकोज पाया जाता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा। अगर कहीं पूछ दे कि फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है, ओके, और अगर वहाँ पे ऑप्शन है ग्रेप्स, तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। ओके, या फिर ऐसे पूछ दे कि फ्रक्टोज किस फल में नहीं पाया जाता है, वहाँ पे 4 ऑप्शन दे दे, ओके, और उसमें से एक ऑप्शन हो ग्रेप्स, तो आपको ग्रेप्स पे ही ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि ग्रेप्स में फ्रक्टोज नहीं पाया जाता है। उसके बाद आता है माल्टोज। माल्टोज जो है वो अनाज में पाया जाता है, सीरियल्स एंड ग्रेन्स। ओके, उसके बाद आता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन हनी। ये शहद में, मधु में सबसे ज़्यादा पाया जाता है डेक्सट्रोज। ओके, हमने सेलुलोज देख लिया, शुगर देख लिया, इसके बाद आते हैं हम लोग स्टार्च पे। स्टार्च क्या है देखिए, इट इज़ अ स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट। मतलब ये कि ये पौधों का स्टोर किया हुआ भोजन होता है। ह्यूमन में देखिएगा ये क्या होता है, द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट फर्स्टली इन ह्यूमन बॉडी। मतलब कि मानव शरीर में स्टार्च का डाइजेशन जो है सर्वप्रथम प्रारंभ होता है। When we mix HCl in starch, then it directly converted into glucose। जब हम HCl को स्टार्च में मिक्स करते हैं तब वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के टाइप। ओके, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट में पहला टाइप है मोनोसेक्राइड। इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ आल्सो नोन एज सिंपल शुगर। इससे ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, इट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और इसको सिंपल शुगर के भी नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल गिवन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबेज, मोनेज, ईटीसी। ओके, ये जो है कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट टाइप है, ठीक है, जिसको कहते हैं मोनोसेक्राइड, और इसका एक और नाम है सिंपल शुगर।
इसको सिंपल शुगर भी कहते हैं। एग्जाम्पल गिवन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबेज, मैनेज। ओके, ये सब एग्जाम्पल हैं मोनोसेक्राइड के। आते हैं डाइसेक्राइड पे। व्हेन वी कंबाइन टू सम और डिफरेंट टू सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड देन वी गेट डाइसेक्राइड। जब हम दो सेम या फिर अलग अलग तरह के मोनोसेक्राइड को कंबाइन करते हैं तब हमें डाइसेक्राइड मिलता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। ओके, क्या कह रहा है यहाँ पे, जब हम दो अलग अलग या फिर सेम किसी भी तरीके के मोनोसेक्राइड को, मतलब कि अलग अलग या फिर सेम, हम दो सेम मोनोसेक्राइड को या फिर दो अलग अलग मोनोसेक्राइड को कंबाइन कर सकते हैं तब हमें डाइसेक्राइड मिलता है। एग्जाम्पल, ग्लूकोज में ग्लूकोज को कंबाइन करेंगे तो माल्टोज मिलेगा। ठीक है, माल्टोज को हम लोग ग्रेन शुगर भी कहते हैं, अभी आपको बताया है मैंने, क्योंकि वो ग्रेन में मिलता है, मतलब कि अनाज में मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज में फ्रक्टोज को ऐड करेंगे तो हमें सुक्रोज मिलेगा, टेबल शुगर। ओके, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज में गैलेक्टोज को ऐड करेंगे तो लैक्टोज मिलेगा, जिसको कहते हैं मिल्क शुगर। अभी मैंने आपको बताया है लैक्टोज जो है मिल्क में पाया जाता है, ETC। ओके, नोट में आते हैं, बोथ मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड आर वाटर सोल्यूबल। मतलब कि मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड जो हैं ये दोनों ही वाटर सोल्यूबल होते हैं। तीसरे पे आते हैं, तीसरे टाइप पे जो है ओलिगोसेक्राइड। When we combine 3 to 9 molecule of monosaccharide or simple sugar, then we get a small water insoluble chain of oligosaccharide. जब हम 3 से 9 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तब हमें एक वाटर अनसोल्यूबल में मिलता है, चैन मिलता है, जो होता है ओलिगोसेक्राइड। ध्यान से समझिएगा, जब हम 3 से 9 मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तब हमें देन वी गेट अ स्मॉल वाटर अनसोल्यूबल चैन। मतलब कि हमें पानी में अघुलनशील चैन प्राप्त होता है, जिसको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। मतलब यहाँ पे 3 मोनोसेक्राइड कंबाइन किया गया, जिससे हमें क्या मिला, रेफिनोज मिला। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपने देखा होगा सिंपल शुगर, मोनोसेक्राइड और सिंपल शुगर। व्हेन वी कंबाइन 3 to 9 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड और सिंपल शुगर, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मोनोसेक्राइड को सिंपल शुगर भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल शुगर का नाम नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मोनोसेक्राइड का ही नाम ले रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ओके, तो देखिएगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज इज इक्वल टू रेफिनोज। मतलब कि यहाँ पे 3 मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल को कंबाइन किया गया है, तब हमें रेफिनोज मिला है। किसको किसको कंबाइन किया गया है, ग्लूकोज को, फ्रक्टोज को और गैलेक्टोज को कंबाइन किया गया है, तो हमें रेफिनोज मिला है। ओके, अब यहाँ पे रेफिनोज का सोर्स देखिएगा कि रेफिनोज सबसे ज़्यादा किन किन चीज़ों में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है रेफिनोज जो है स्प्राउट, ब्रोकली एंड कैरेट। स्प्राउट आप लोग जानते होंगे, भीगा हुआ चना। ओके, ब्रोकली आप लोग जानते होंगे, वो गोभी की बहन, हरी हरी होती है, गोभी जैसी होती है। ठीक है, और कैरेट मतलब गाजर, ETC मैजिकल वर्ड। नेक्स्ट आते हैं पॉलीसेक्राइड पे। पॉलीसेक्राइड क्या होता है, When we combine more than 9 molecule of monosaccharide of simple sugar, then we get a long water insoluble chain of polysaccharide. जब हम 9 से अधिक मोनोसेक्राइड या सिंपल शुगर के मॉलिक्यूल को कंबाइन करते हैं, तब हमें एक वाटर अनसोल्यूबल लॉन्ग चैन मिलता है, जिसको पॉलीसेक्राइड कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, पॉलीसेक्राइड आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप। यूटिलिटी के बेसिस पे पॉलीसेक्राइड को 2 ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया है।
पहला है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, दूसरा है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड में एग्जांपल लेते हैं सेल्यूलोज का, जो मैंने अभी पहले दिखाया था आपको। फिर से बना देता हूं मैं। अभी मैंने आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाया था, ओके, यही है, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड का एक एग्जांपल है सेल्यूलोज, ओके। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, सॉरी। यहाँ पे भी वही मैंने सेम चीज़ बनाया हुआ है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड का एक एग्जांपल है, ओके। देखिएगा स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड होता क्या है। दोज पॉलीसेक्राइड विच आर यूज टू डिज़ाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म आर नोन एज स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। मतलब ये कि वो पॉलीसेक्राइड जो इस्तेमाल किए जाते हैं डिज़ाइन करने में स्ट्रक्चर का, ठीक है। मतलब कि देखिएगा, दोज पॉलीसेक्राइड विच आर यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म आर नोन एज स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। ये नाम से ही समझ में आता है कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड क्या कह रहा है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने में यूज़फुल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सच एज सेल्यूलोज डिज़ाइन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। सेल्यूलोज एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड का ही एग्जाम्पल है, ओके। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो प्लांट सेल का सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का ही बना हुआ होता है। तो सेल्यूलोज जो है वो स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, चिटिन। चिटिन क्या होता है, सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। आपने मॉस्किटो देखा होगा, ठीक है, वो यानी उसका पंख, या फिर इस समय दिवाली के समय में, ठीक है, आपके घर पे जो लाइट वाइट लगे होते हैं उसके आसपास में बहुत सारे कीड़े आके उड़ने लगते हैं, इंसेक्ट आके उड़ने लगते हैं। वो इंसेक्ट्स जो हैं कई तरह के होते हैं, लेकिन उन सब का पंख एक ही तरीके का होता है, एक ही जैसा होता है। तो वो पंख जो है एक ही चीज़ का बना हुआ होता है, वो है चिटिन, ओके। फिर वो चाहे मच्छर का पंख हो या फिर वो सारे इंसेक्ट्स का पंख हो, ठीक है, वो एक ही चीज़ का बना हुआ होता है, चिटिन। यहाँ पे देखिएगा, डिज़ाइन द विंग ऑफ स्मॉल इंसेक्ट, ATC मैजिकल वर्ड। इसके बाद आते हैं स्टोरेज पॉलीसेक्राइड पे। दोज पॉलीसेक्राइड विच आर यूज्ड एज अ फूड स्टोरेज इन एनी ऑर्गेनिज्म आर नोन एज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, सच एज स्टार्च स्टोर्ड फूड ऑफ प्लांट और ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड ऑफ एनिमल। मतलब ये कि वो पॉलीसेक्राइड जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के फूड स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें स्टोरेज पॉलीसेक्राइड कहते हैं, ठीक है। ये दोनों लॉजिक पे सेट करने जैसा है कि स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड किस काम में आता है, तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने में इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, और स्टोरेज पॉलीसेक्राइड किसी भी ऑर्गेनिज्म के फूड को स्टोर करने में इस्तेमाल होता है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। एग्जाम्पल क्या है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड का, सच एज स्टार्च स्टोर फूड ऑफ प्लांट। मैंने आपको स्टार्च बताया है, तो ही उसी समय मैंने बताया कि स्टार्च जो है वो प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है। तो यहाँ पे इस्तेमाल किसका हुआ, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड का। और क्या है, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल का स्टोर्ड फूड होता है, ओके। तो ये हो गया कंप्लीट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो एस्पिरेंट्स, हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट देख लिया है, ठीक है। आज हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट देखा, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म्स देखें और कार्बोहाइड्रेट का टाइप देखा है। कल हम लोग देखेंगे क्या, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया है वीडियो में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड डायबिटीज़ होता है,
ओके, तो डायबिटीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और अगले वीडियो से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय और एंजॉय योर डे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।